यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपा ही होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये तो चौपट शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते, वहां नकल नहीं करते तो क्या करते। और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज प्रोजेक्ट अलंकार से देखिए होता है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव होता है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये कहानी नहीं, मैं सच्चाई आपको बताऊं, मेरे पास प्रमाण है, उसके प्रमाण है। देखो हम इस सदन में आ रहे हैं तो उन बातों को बोलते हैं जो पांडे जी जैसे व्यवहारिक बात कर रहे थे वही व्यवहारिक बात में बोल रहा है। वही व्यवहारिकता है। लेकिन एक भाव होता है, हम में से कोई भी व्यक्ति जिस विद्यालय में पढ़े होते हैं, भाई हम लोगों के समय में पब्लिक स्कूल नहीं थे, मॉडर्न स्कूल नहीं थे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में या गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में या जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस थे उन्हीं कॉलेजेस में सभी लोग पढ़े थे। एक भाव होता है समय के अनुसार, उनके पास पैसा नहीं है, कभी किसी व्यक्ति ने पैसा देके बना दिया, आज संसाधन नहीं है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उनमें कुछ सहयोग करके उनको ठीक करें। प्रबंधन में कब्जा करने की प्रवृत्ति तो हमने सुनी है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे आकर के करे इस काम को, ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और हम लोगों के मन में आता है कि हर जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो करेगा, एक विधायक जो करता है, कम से कम 6 लाख लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, 6 से 8 लाख लोगों को वह लीड करता है, लीडरशिप देता है। उतने लोग तो उसको देखते हैं, लेकिन अच्छा काम करेगा तो पूरा जनपद उसको जानेगा। हम जिस विद्यालय में पढ़े हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आप लोगों ने उन विद्यालयों के कायाकल्प को जोड़ा, आज उसके परिणाम है। नीति आयोग ने उसको स्वीकार किया। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी यह काम हो रहा है। मैं तो एक दिन औरैया गया था, वहां एक विद्यालय में इंटर कॉलेज, बड़ा इंटर कॉलेज बहुत अच्छा बना था। चुनाव के दौरान में 19 में भी और 22 में भी वहां गया था, तो वो भवन ऐसे ही था। तो मैं एक दिन वहां गया था कृषि गोष्ठी में, तो मैंने कृषि गोष्ठी के पहले देखा, मैंने भवन वैसे के वैसे, तो मैंने कहा वहां के डीएम से पूछा, मैंने कहा ये भवन में कहीं से पैसा नहीं मिला है क्या। मैंने कहा प्रबंधक कौन है, प्रिंसिपल कौन है, थोड़ा बुलवाना मेरे सामने थोड़ी देर में, मैं अभी बैठक से आता हूं। वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाया मैंने, विधायक, एमएलसीज थे, माननीय सांसद थे, मैंने बुलवाया, वो भी थे मेरे सामने। मैंने प्रबंधक से पूछा, मैंने कहा हमने प्रोजेक्ट अलंकार एक योजना चलाई है जिसमें माध्यमिक स्कूलों में जो पुराने विद्यालय हैं उनमें 75% पैसा सरकार दे रही है, 25% आपको देना है। तो उन्होंने कहा हमारे पास 25% भी नहीं है। मैंने कहा जनप्रतिनिधियों से आप लिखवा के दे दीजिए। उन्होंने कहा कौन जनप्रतिनिधि देगा। मैंने विधायकों से कहा, मैंने कहा 10 लाख आप दीजिए, 10 लाख आप दीजिए, 10 लाख आप दीजिए, 30 लाख हो जाएगा।
तो बाकी 1 करोड़ रुपए सरकार इनको अपने आप ही दे देगी। 1 करोड़ में कम से कम रंग रोगन और इसका मरम्मत तो कर देंगे, इतनी भव्य भवन को ठीक तो कर लेंगे। बच्चा कोई भी होगा प्रदेश का पढ़ेगा। और प्रोजेक्ट अलंकार ये सरकार चला रही है। हम अब तक 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस को और एडेड कॉलेजेस को अलग अलग जनपदों में दे चुके हैं और माननीय जनप्रतिनिधि इसमें भागीदार बन चुके हैं उसके भूमिका में। और कोई भेदभाव नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का करेंगे, विपक्ष का नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, जो भी आता है विद्यालय है, सबको दीजिए, दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अलंकार भी सरकार बना रही है। यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज, अरे आपकी सड़क बन गई है, आप चकाचक करिए, वजन कम कर लीजिए तो सड़क में गड्ढे कम पड़ेंगे। टेंडर हो गया, वो भी काम होने जा रहा है। सब वो आज ही बोल देंगे तो फिर परसों क्या बोलेंगे। आपकी सड़क बन गई है, तभी भी आप जो है वही कर रहे हैं, लेकिन सड़क पे गड्ढे आपके कारण ही ज्यादा पड़े हैं। वजन कंट्रोल करिए आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। महोदय, आज प्रोजेक्ट अलंकार, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, मल्टीपर्पज हॉल, पेयजल और इसके अंतर्गत अन्य जो योजनाएं हैं, ये सभी हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। और विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए भी आज प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक पॉलिसी बना दी गई है। निजी क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय बनाना चाहेगा, आज लगभग 52 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में भी बन चुके हैं। एक मंडल, एक विश्वविद्यालय, इस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। जहां नहीं थे वहां नए विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं और उसमें भी हम लोगों ने कार्य किया है। रिजल्ट, एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना, औद्योगिक निवेश को बढ़ाने का परिणाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है। 84,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था आपके समय में, वह बढ़ करके लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचा है। लगातार वह बढ़ रहा है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप कुछ बातें आपने कही और हम लोग उस दिशा में आगे यद्यपि बोलना नहीं चाहते थे, और हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि इस पे हम लोगों को बहुत बोलना पड़े। आपने बहुत सारी चीजें यहां पर कही हैं और बहुत सारी चीजों को तो आपने स्वयं ही उसको कंट्राडिक्ट भी किया है। पैरामेडिक्स के बारे में भी हमने यहाँ पे आपके सामने कहा है, अन्य विधायक निधि के बारे में भी आपने कहा है, अन्य चीजों के बारे में भी कहा है। लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने पहले भी कही कि और क्यों समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है अनावश्यक रूप से, यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा जिस कानून से एक कॉमन मैन देखा जाएगा।
मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। ऋग्वेद, इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ये इसका मंत्र है। क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका मंत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं। कोई भी साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है। यही उपनिषदों का उद्घोष भी है। सामवेद तत्त्वमसि, यानी उस आत्मा के बारे में तू ही वह है, यानी जिसको तू बाहर ढूंढ रहा वो तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा अभिस, और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं? हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं, यानी SIR की कार्रवाई चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में, ये लोग विरोध करते हैं, कि SIR की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक ESD
जो अब तक आंकड़े जारी किए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, एब्सेंट, शिफ्टिंग एंड डेथ, इनमें 2,88,00,000 से अधिक लोग सामने नहीं आए हैं जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। इनमें से 46,23,000 तो केवल मृतक हैं जिनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 1,39,00,000 ये वे हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, उनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 25,47,000 डुप्लीकेट है। लगभग 80 लाख ये एब्सेंट है, यानी इसका मतलब वो है ही नहीं, या उनको जबरदस्ती नाम बना करके बढ़ा करके कर दिया गया, और बाकी कुछ अन्य श्रेणी के हैं। 2,88,00,000 अब तक आए हैं। दूसरा, फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? कोई व्यक्ति एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है तो आप लोग पारदर्शी व्यवस्था के समर्थन नहीं करते, अच्छा कार्य नहीं होने देते, ना अच्छा काम किया है ना अच्छा काम करने देंगे। और इसीलिए प्रदेश के अंदर आज जिस ओर हम गए हैं, मैंने बताया ना कि 2013 में कुंभ था और कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और माघ मेला में 21 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। कल परसों अंतिम स्नान होगा, यानी यद्यपि माघ मेला तो केवल माघी पूर्णिमा तक होता है। यह है सरकार की सुविधा और सुरक्षा पे विश्वास। आप लोक माता के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर, एसआईआर के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर समाज को गुमराह बंद करिए, देश के बारे में सोचिए। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया था, सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को लेकर के दिया था और भावी कार्य योजना को लेकर के दिया था। अगर आप लोग सुने होते थे, प्रश्न संभवतः मुझसे नहीं करते, लेकिन आपने दिया तो मैंने उसका जवाब देने का भी प्रयास किया है। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मजबूती के साथ कह सकता हूं कि आज का हमारा उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, एक गरीब का सम्मान है, किसान खुशहाल है, बहन और बेटियों में सुरक्षा का एहसास है, और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। गांव में बिजली है और हर हृदय में एक गौरव की अनुभूति भी है। और यह है आज का उत्तर प्रदेश, जो आधुनिक राम राज्य का एहसास उत्तर प्रदेश की वासियों को कर रहा है। विरासत और विकास साथ साथ चलेंगे। ये जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम लोगों ने तय किया है 2029-30 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, उस अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े। और उसी अभियान के क्रम में यह अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं एक बार फिर से उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने अमूल्य सुझाव दिए, विचार इस सदन में रखे, सदन की मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रख करके उन सभी बातों को रखा है। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।